जिस रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, आप सब भारत की अंतरात्मा के हिस्सा हैं। पंजाब के लोग बड़ी संख्या में सेना में देखने को मिलते हैं। जब भी मैं सीमाओं पर जाता हूं और मैं पंजाबियों को देखता हूं तो उनके शौर्य और पराक्रम को देखकर सचमुच मेरा पक्का भरोसा हो जाता है कि दुनिया की कोई ताकत आंख उठाकर भी भारत की सीमाओं को देखने की जरूरत करेगी तो हमारे इन बहादुरों में वह दमखम है कि उसका मुंहतोड़ जवाब दे सकते। राष्ट्र निर्माण में सिख समाज का, पंजाब के समाज का एक अतुलनीय योगदान है, इसको भुलाया नहीं जा सकता। यहां पर लोग कहेंगे कि सिख नहीं है, क्यों बोल रहे? बहन भाइयों, मैं आप सभी से अपील करने आया हूं। आप सभी भाई भाई हैं। बहुत सारी ताकतें सिख समाज और हम लोगों में एक खाई पैदा करने की कोशिश कर रही है, तोड़ने की कोशिश कर रही हमारे रिश्ते को। चाहे हमें कितना भी बड़ा बलिदान क्यों न देना पड़े, हम इस रिश्ते को किसी भी सूरत में टूटने नहीं देंगे। यह हमारा संकल्प होना चाहिए। इसे मत भूलने दें, यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। इतना ही नहीं, मैं तो कहता हूं एक बहुत बड़ी चूक हो गई। ननकाना साहब, गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान, वह पाकिस्तान में, और शरीर छोड़ने का स्थान करतारपुर साहब, यह भी पाकिस्तान में। और करतारपुर साहब तो केवल 4-5 किलोमीटर की दूरी पर। बहनों भाइयों, थोड़ा सा और प्रयत्न किया गया होता तो मैं समझता हूं कि यह करतारपुर साहब निश्चित रूप से भारत का ही हिस्सा होता, भारत का ही। और आज मैं कहना चाहता हूं, महाराजा रणजीत सिंह और उनके सेनापति हरि सिंह नलवा के संबंध में मेरे मित्रों, कैसी अद्भुत वीरता थी, कैसा अद्भुत साहस था कि अफगानिस्तान तक जाकर उन्होंने भारत का झंडा लहराया था, भारत का झंडा लहराया। यह कोई छोटी बात नहीं। भारत की संस्कृति की रक्षा करने में आप लोगों का जितना बड़ा योगदान है, और फिर सिख समाज के योगदान को मैं कभी भूल नहीं सकता। महाराजा रणजीत सिंह जी ने हरमिंदर साहब पर स्वर्ण का छत्रप लगाया। जब स्वर्ण छत्रप के स्वर्ण की मैं चमक देखता हूं तो उसमें मुझे भारतीय संस्कृति की चमक दिखाई देती है, जिसकी रक्षा करने के लिए लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, अपने प्राणों का बलिदान किया है। खालसा पंथ ने भी बलिदान किया है, इसे मैं भूल नहीं सकता। पंजाब की धरती ने बलिदान किया। यह सब सारी बातें हम लोगों की जेहन में होनी चाहिए। यह किसी भी सूरत में हम लोगों की जेहन से नहीं निकलनी चाहिए। बहनों भाइयों, मैं अपील कर रहा हूं, भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और मैं ये कहूं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा, भारत की इज्जत तेजी के साथ बढ़ी है, तो यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। आज के 7-8-10 वर्ष पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत यदि कुछ बोलता था, दुनिया हमारी बातों को नजरअंदाज कर देती थी। भारत कमजोर भारत है, होगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत बहुत है, लेकिन यह कमजोर भारत है, हमारी बातों को अनसुनी कर दिया था। लेकिन आज भारत की वह हैसियत नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक लेती है और सुनती है। बहनों भाइयों, आपने सरकार बनाई 2014 में, केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी को भारत का आपने प्रधानमंत्री बना। उनके दिल की तड़पन को मैं अच्छी तरह समझता था। उस समय भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही था। मैं जानता था यह एक ऐसी शख्सियत है जिसके अंदर देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर गुजरने की तड़पन है, टीस है। शपथ लेने के बाद 2014 में जब हम दोनों लोग मंच से उतरे, कुछ प्रेस के मित्रों ने कहा कि साहब मोदी जी कुछ बोलिए, मोदी जी कुछ बोलिए। मैंने भी आग्रह किया
ज्यादा नहीं बोले, उन्होंने कहा जो बोलना है बोलेंगे, लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी यह जो सरकार है वह देश के गरीबों को समर्पित है। बहनों भाइयों, यह जुबान से निकली हुई आवाज नहीं थी, बल्कि सच्ची बात यह है कि उनके दिल से निकली हुई आवाज। क्या क्या किया है उन्होंने गरीबों के, इस देश की आर्थिक विषमता को समाप्त करने की, इस देश को मजबूत बनाने की। आप लोगों को इसका एहसास हो रहा। गरीब माताएं और बहनें घर में लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर, धुएं में खाना बनाती थी, उनकी आंखों से आंसू निकलता था। क्या किसी ने कभी चिंता की? पहली बार ही किसी ने चिंता की, हमारे प्रधानमंत्री ने चिंता की और यह कहा गरीब माताओं के आंखों से भी खाना बनाते समय आंसू नहीं निकलना चाहिए धुएं के कारण, इसलिए हर घर में एलपीजी गैस सिलेंडर की व्यवस्था होनी चाहिए और एलपीजी गैस सिलेंडर की व्यवस्था हम लोगों ने कराई। हिंदुस्तान में एक भी परिवार शेष नहीं बचना चाहिए जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो, पक्का मकान न मुहैया हो। आज सभी को जिनके पास कच्चा मकान रहा है, बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोगों को कच्चे पक्के मकान मुहैया कराए जा चुके हैं। और आपने जो बजट पास हुआ है उसमें देखा होगा, फिर से हम लोगों ने तय किया है कि 80 लाख और पक्के मकान बनाकर जिनको नहीं मिला है उनको मुहैया कराएं। यह कोई सब छोटे काम नहीं, यह सारे काम, यह देश को बनाने वाले काम हैं। हर घर में नल होना चाहिए और नल में जल निकलना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहां की माताएं बहनें घर के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए दूर दराज जाती हैं, जलाशयों में जाती हैं, कुओं पर जाती हैं और वहां से घड़ा भर के 2-3 घड़े सिर के ऊपर रखकर वो अपने घर वापस लौटती है। हमारे प्रधानमंत्री की यह संवेदनशीलता थी, उन्होंने कहा कि ऐसे हालात अब भारत में नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि अब हर घर में नल पहुंचेगा और हर नल से जल निकलेगा। अब लोगों को पानी दूर दराज से लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, कितना यहां की कांग्रेस की सरकार ने मदद की है मैंने नहीं कह सकता, लेकिन कुछ स्थानों पर जरूर नल की व्यवस्था हुई होगी और नहीं हुई है तो मैं आपको वचन देकर जाना चाहता हूं, सरकार बनाइए, हर घर में नल पहुंचाएंगे और नल में जल पहुंचाएंगे। यह मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है जो हम कहते हैं वह करते हैं। हमारी कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रहा। हमारे शब्दों में और हमारे कृत्यों में कभी भी अंतर नहीं रहा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। अन्य राज्यों से अधिक अधिकार जम्मू कश्मीर को प्राप्त थे धारा 370 के अंतर्गत। हमारे पहले भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब जनसंघ की स्थापना हुई थी उस समय ही कहा था जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी हिंदुस्तान में और हमको स्पष्ट बहुमत भारत की संसद में मिल जाएगा, चुटकी बजाकर हम धारा 370 को समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा। जब चुनाव आते हम घोषणा पत्र में धारा 370 समाप्त करने की बात करते थे, कांग्रेस के लोग कहते थे ये जनसंघी, ये भाजपाई जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, कभी नहीं कर रहे। लेकिन जिस दिन आप लोगों ने भारत की संसद में हमको स्पष्ट बहुमत दे दिया बहनों भाइयों, आपने देखा कि चुटकी बजाकर हमने धारा 370 को समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा है जो कि हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा। हम लोगों ने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। लोग ये कहते थे कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा के लोग बराबर राम मंदिर की बात करते हैं, चुनाव जीतने के लिए भाजपा के लोग राम मंदिर की बात। आपने देखा सरकार बनी, ऐसे हालात पैदा हुए, आज अयोध्या की धरती पर जाकर देख सकते हैं बहनों भाइयों, भव्य राम के मंदिर का वहां पर निर्माण हो। जो हमने कहा है सदैव किया। इतना ही नहीं, भारत का विभाजन हुआ, भारत के 2 टुकड़े,
एक भारत बना, दूसरा पाकिस्तान बना। बहुत सारे अल्पसंख्यक समाज के लोग यानी हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी जो भारत के मूल निवासी हैं, उनको पाकिस्तान में रहना पड़ा। लेकिन जब से हमारी पार्टी बनी तब से हम लोग कहते रहे कि यदि पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान होगा, बांग्लादेश होगा, वहां पर हमारा भारत के मूल निवासी हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी जो भी रहे हो भारत के मूल, यदि वहां उनका धार्मिक उत्पीड़न होता है और वह भारत आते हैं तो जलालत की जिंदगी हम उन्हें नहीं जीने देंगे, बल्कि उन्हें भारत की नागरिकता हम मुहैया कराएंगे। संसद में आप लोगों ने हम लोगों को बहुमत दे दिया और बहनों भाइयों चुटकी बजाकर हमने नागरिकता का कानून पास कर दिया। यदि कोई भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, यदि उसका वहां धार्मिक उत्पीड़न होता है, बहनों और बहुओं के साथ उनकी इज्जत और अस्पत टूटी जाती है, और यदि भारत आते हैं, भारत की नागरिकता हासिल करना चाहते हैं, तो बहनों भाइयों डंके की चोट पर ससम्मान हम उन्हें नागरिकता मुहैया कराएंगे। यह हम लोगों ने कहा था और करके हम लोगों ने दिखाया। जो हमने कहा सब किया। नहीं तो आजाद भारत के इतिहास में जब भी चुनाव होते थे, नेता आते थे, जनता से तरह तरह के वादे करते थे, लेकिन चुनाव समाप्त हो जाता था, अपने वादों को भूल जाता। और नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण